हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनामिका कोरी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे गति, बल और दाब पर। यह वर्ग 2 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। गति, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो वह वस्तु की गति की अवस्था कहलाती है। मान लो कोई वस्तु जो है वो समय के सापेक्ष अपनी स्थिति परिवर्तित कर रही है, चेंज हो रही है, तो वह क्या कहलाएगी? गति की अवस्था कहलाती है। जैसे सड़क पर वाहन की गति, खेल के मैदान में खिलाड़ियों की गति। यह कैसी गति है? गति सापेक्ष चेंज, समय के सापेक्ष चेंज हो रही है। अब हम गति का वर्णन करते हैं। किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। जैसे कि मान लो आपके गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में, चूँकि स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष आप निर्धारित कर रहे हैं, तो वह रेलवे स्टेशन आपका मूल बिंदु होगा। यदि रेलवे स्टेशन से स्कूल तक जाने में कोई व्यक्ति समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रहा है तो वह व्यक्ति गति की अवस्था में कहलाएगा। ठीक है। अब गति दो तरह की होती है, एक समान गति और असमान गति। यदि कोई वस्तु समान समयांतर में समान दूरी तय कर रही है, ठीक है, समान समय के अंतर में समान दूरी तय करती है, तो वह उसकी गति एक समान गति कहलाएगी। इस प्रकार की गति में समयांतर छोटा होना चाहिए, समय का जो अंतर है वो छोटा होना चाहिए। इसमें विस्थापन व समय के बीच में जो आपको ग्राफ मिलेगा वह कैसा होगा? एक सरल रेखा प्राप्त होगी आपको। तो ठीक है, यदि कोई वस्तु समान समयांतर में असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति असमान कहलाती है। इसमें समय विस्थापन ग्राफ टेढ़े मेढ़े वक्र के रूप में आपको प्राप्त होगा। ठीक है। दूरी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा चले गए कुल पथ की लंबाई को उस वस्तु की दूरी कहते हैं। मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, अगर वो एक पथ से दूसरे पथ तक जा रही है तो वो जितना भी पथ होगा, मतलब जितना भी उसका डिस्टेंस होगा, वो उसकी क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। दूरी का जो एसआई मात्रक हो क्या होता है? वो मीटर कहलाता है। वस्तु द्वारा चली गई दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। कोई भी वस्तु द्वारा चली गई दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। वस्तु द्वारा चली गई दूरी हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी। उदाहरण मान लीजिए, यदि एक वस्तु ओ से चलकर ए और बी से गुजरते हुए सी तक पहुंच रही है, ठीक है, तो वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी? ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी होगी। मान लो ये जितनी भी होगी वो टोटल दूरी कहलाएगी उसकी। ठीक है। विस्थापन, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। मान लो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच में जितना भी विस्थापन करती है वो वस्तु का विस्थापन कहलाएगा। वो माना एक लड़का पहले 3 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है, 3 किलोमीटर पूर्व की तरफ चल रहा है, फिर वह 4 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, तो अब इसका विस्थापन कितना होगा? देखते हैं। ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, तो हमारा आंसर क्या था? 5 किलोमीटर। तो जितना भी विस्थापन होगा वो कितना है? 5 किलोमीटर विस्थापित हो रही है। जबकि उसकी कुल दूरी कितनी कहलाएगी? हम 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर को प्लस करेंगे तो वो उसकी टोटल दूरी कहलाएगी 7 किलोमीटर। ये इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने दफ्तर से 10 किलोमीटर जाता है, घर से दफ्तर की तरफ 10 किलोमीटर जा रहा है, फिर वापस आता है घर, और व्यक्ति का विस्थापन तो 0 हो गया क्योंकि वापस वो अपनी प्रारंभिक स्थिति पे आ गया। लेकिन उसकी जो तय की गई दूरी कितनी होगी? पहले वो 10 किलोमीटर दफ्तर गया, फिर 10 किलोमीटर घर आया वापस, तो दूरी कितनी होगी? टोटल 20 किलोमीटर होगी। विस्थापन को व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा आपको दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? आपका मीटर कहलाएगा। किसी वस्तु का विस्थापन शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक तीनों हो सकता है। यदि कोई वस्तु पुनः लौटकर अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती तो वस्तु का विस्थापन शून्य होगा। किसी वस्तु का विस्थापन उसके द्वारा चली गई दूरी से कभी अधिक नहीं हो सकता। जितनी चली गई दूरी है उससे विस्थापन कम ही होगा, या तो उसके बराबर होगी या उससे कम होगा। चलिए, दूरी तथा विस्थापन में अगर आप अंतर देखते हैं तो दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी, गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई जितनी भी लंबाई है वो दूरी कहलाती है। किसी निश्चित दिशा में वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। गतिमान वस्तु के लिए दूरी का मान ऋणात्मक तथा शून्य नहीं हो सकता।
अतः सदैव दूरी धनात्मक ही होगी। गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। पथ की आकृति पर निर्भर करती है ये, उसकी आकृति कैसी है, लेकिन यह पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करती है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जितनी दूरी है उस पर डिपेंड करती है। चाल, वस्तु का एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल एक अदिश राशि है क्योंकि यह आपकी दिशा पर डिपेंड नहीं करती। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। चाल के अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा भी कहलाता है। चाल कभी शून्य नहीं होती, यह भी हमेशा कैसी होती, धनात्मक होती है। चाल भी तीन तरीके की होती है, जैसे समान चाल, असमान चाल, औसत चाल। समान चाल, यदि कोई वस्तु समान समयांतरण में समान दूरी तय करती है तो चाल को समान चाल कहते हैं। ठीक है, असमान चाल, यदि कोई वस्तु समान समयांतरण में असमान दूरी तय करती है तो उसी चाल को असमान चाल कहते हैं। औसत चाल, वस्तु की औसत चाल, उसके द्वारा तय की गई दूरी को कुछ समयावधि से भाग देने पर जो भी आपको प्राप्त होता है वह उसकी क्या कहलाती है, औसत चाल कहलाती है। इसे औसत चाल = तय की गई दूरी बटे समयावधि। ओडोमीटर, ओडोमीटर वाहनों की चाल को मापते हैं। ओडोमीटर से हम जितने भी वाहन है उसकी चाल को मापते हैं। अब आप बात करते हैं वेग की। ठीक है, किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। मान लो कोई वस्तु, उसकी एक निश्चित दिशा है कि उसको इसी दिशा पे जाना है तो उसकी चाल को वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिणाम और दिशा दोनों की जरूरत होती है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। किसी वस्तु का वेग शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक कुछ भी हो सकता है। वस्तु का वेग वस्तु की चाल, गति की दिशा दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित भी हो सकता है। ठीक है, समान वेग, यदि कोई वस्तु समान समयांतर में समान विस्थापन तय करता है तो उसे वेग को समान वेग कहेंगे हम। असमान वेग, जब कोई वस्तु समान समयांतर में असमान विस्थापन तय करती है तो उसको असमान वेग कहते हैं। औसत वेग, जब एक वस्तु सरल रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति करती है तो इसकी गति के दर के परिणाम को औसत वेग से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे औसत वेग बराबर कुल विस्थापन, कितना विस्थापित हो रही है, अपॉन कुल समय। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित होता है, जैसे प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के मध्य के बीच औसत वेग आप ज्ञात कर सकते हो। जैसे औसत वेग = प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2। तो आप दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके आप उसका क्या औसत वेग निकाल सकते हो। ठीक है, और यदि किसी वस्तु किसी समय t1 के लिए नियत वेग v1 है, ठीक है, और अगले समयांतर के लिए t2 के नियत वेग आपको v2 मिल रहा है तो औसत वेग कितना हो जाएगा, v1 + t1 + v2 t2 अपॉन t1 + t2। आप इस तरीके से आपका औसत वेग निकाल सकते हो। ठीक है, यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तब वस्तु की औसत चाल, औसत वेग दोनों ही बराबर होते हैं। अब चाल और वेग में हम अंतर देखें तो चाल, गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को आप चाल कहते हैं और एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। चाल एक अदिश राशि और वेग एक सदिश राशि है। किसी वस्तु की चाल उसके वेग के परिणाम के बराबर अथवा उससे अधिक हो सकती है। उसका वेग का परिणाम जितना भी आ रहा है उससे अधिक हो सकती है, लेकिन वेग का परिणाम चाल से अधिक नहीं हो सकता। औसत चाल नियत रहती है और औसत वेग नियत नहीं होता या शून्य भी हो सकता है। चाल का मान सदैव कैसा होता है, धनात्मक होता है, लेकिन यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। वेग में अगर परिवर्तन हो तो उसकी दर को हम त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। त्वरण = वेग में परिवर्तन हो रहा है और समय के अकॉर्डिंग जितना भी वेग में परिवर्तन हो उसका त्वरण कहते हैं। यदि वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u है और t समय में v होता है तो त्वरण क्या हो जाएगा, v - u/t। इस प्रकार गति को त्वरित कहा जाता है। ठीक है, अगर मान लो त्वरण एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अब धनात्मक त्वरण क्या होता है, यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो आपको धनात्मक त्वरण है, और ऋणात्मक होगा क्योंकि वेग की विपरीत दिशा में है तो हम उसको ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। समान त्वरण किसे कहते हैं, जब एक वस्तु सरल रेखा में गतिमान होती है, इसका वेग समान समयांतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है। ठीक है, तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं।
असमान त्वरण यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग समान समयांतराल में असमान दर से परिवर्तित होता रहता है तो वह असमान त्वरण के साथ गतिमान होती है, तो उसको असमान त्वरण कहेंगे। गति का अगर ग्राफिक प्रदर्शन हम कर सकते हैं तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, दूरी और समय का ग्राफ अगर हम देखते हैं, दूरी और समय के बीच में समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तित हो रही है तो दूरी और समय के बीच आपको ग्राफ व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार के ग्राफ में समय को हम एक्स अक्ष पे लेते हैं और दूरी को हम वाई अक्ष पे लेते हैं, ठीक है। दूरी समय का ग्राफ प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जनरली हम इसको वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसे विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित अगर कर सकते हैं, जैसे कोई वस्तु एक समान चाल या असमान चाल से गति करती है या विराम अवस्था में है तो कैसे दिख सकता है, इसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं हम। एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा होगी, क्योंकि एक समान चाल से चल रही है इसलिए समय और दूरी के बीच में जो ग्राफ बनेगा कैसा होगा, वो एक सरल रेखा होगा। असमान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसा होगा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा या कोई वक्र होगा। जैसे ये घटती चाल बता रही है, ठीक है, घटती चाल से गतिमान वस्तु बता रही है और ये बढ़ती चाल से कोई गतिमान वस्तु बता रही है। या फिर एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा भी आपको मिल सकती है। विराम अवस्था में किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ आपको कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा विराम अवस्था में, क्योंकि तो दूरी और समय के बीच में जो ग्राफ वो सीधा से एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब वेग और समय के बीच में आप ग्राफ देखेंगे तो आपको समय को एक्स अक्ष पे लेना होगा, वेग को वाई अक्ष पे लेना होगा। जब कोई वस्तु एक समान वेग से गति करती है तो कैसा आपको मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सीधी रेखा, क्योंकि समान वेग से गति कर रही है वो। लेकिन वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिणाम के बराबर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हम ये क्या है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम घेरा गया जो क्षेत्र है वो विस्थापन के परिणाम, जो भी विस्थापित हो उसके परिणाम के बराबर है। तो वेग समय ग्राफ के एक समान रूप में त्वरित गति का अध्ययन कर रहे हैं, एक समान क्योंकि वेग से गति कर रही, तो इसको हम क्या करेंगे, हमें एक सीधी रेखा मिलेगी इसमें। अब असमान त्वरित गति स्थिति के लिए आपको आकृति कैसी मिलेगी, ठीक है। असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग समय ग्राफ किसी भी आकृति का हो सकते हैं, या तो फिर ये इस तरीके का दिख सकता है या फिर टेढ़ी मेढ़ी रेखा इस तरीके का भी दिख सकता है। वेग समय ग्राफ में विस्थापन का निर्धारण आप कैसे करेंगे, किसी निश्चित समयांतराल में वस्तु का विस्थापन उसके वेग समय वक्र तथा समय अक्ष के बीच की घिरी आकृति के क्षेत्रफल के बराबर, मतलब वो कितनी आकृति घेर रहा है, कितने प्रतिशत आकृति वो घेर रहा है उसके बराबर होगा, ठीक है। एक समान वेग से गति के वेग समय ग्राफ सरल रेखा ए बी होगी, ठीक है, एक सरल रेखा ए बी होगी। वेग समय ग्राफ में एक सरल रेखा ए बी होगी। समय t1 से t2 वस्तु का वेग v तथा वेग समय ग्राफ पर इसके संगत बिंदु c और d आपको मिलते हैं, ठीक है। तो विस्थापन ज्ञात कैसे कर सकते हैं, समय अंतर कैसा हो रहा है t2 से t1, ठीक है। EF वेग इज इक्वल टू v बराबर FC। आपका क्या है, v क्या है आपका, v बराबर F और C आपको मिल रहा है, ठीक है। वस्तु का विस्थापन इज इक्वल टू वेग इंटू समयांतराल, ठीक है। v इज इक्वल टू इंटू t2 माइनस t1, FC इंटू EF, FC इंटू E और F, ठीक है। तो आकृति CDEF बराबर वस्तु का विस्थापन माइनस वेग समयांतराल और समय की स्थिति। अब आप गति के समीकरण देखते हैं। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है, मान लो कोई वस्तु है एक सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चल रही है, तो एक निश्चित समयांतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग गति के दौरान त्वरण व तय की गई दूरी के संबंध में आप गति के समीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। गति के 3 समीकरण दिए हैं। फर्स्ट समीकरण है v बराबर u प्लस ए, ठीक है। u आपकी क्या है, प्रारंभिक स्थिति, v आपकी अंतिम स्थिति है, a आपका त्वरण है और t समय है, ठीक है। अगर आप बात करें दूसरे समीकरण की तो s बराबर ut प्लस 1/2 a t का स्क्वायर, ठीक है। थर्ड है आपका समीकरण v इज इक्वल टू u प्लस 2as, ठीक है। वृत्तीय गति क्या होती है, जब कोई वस्तु एक स्थिर बिंदु के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है। मान लो कोई वस्तु स्थिर बिंदु है, उसके चारों वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, उसको वृत्तीय गति कहेंगे हम। जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चल रही है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहेंगे, ठीक है।
त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है। ठीक है, वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr होती है। अतः आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर t सेकंड में समय लगता है, तो वस्तु की चाल निम्न प्रकार से होगी, v इज इक्वल टू 2πr/t। t समय में कितनी वृत्त की परिधि कितनी होगी। ठीक है, वृत्तीय चक्र, अगर हम वृत्तीय गति के चार चर बोले तो आवर्तकाल, टाइम पीरियड, वृत्तीय गति में कोई कण वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करने में जितना समय ले रहा है वह उस गण का आवर्तकाल है। कितना समय वो ले रहा है उस वृत्तीय चक्र को पूरा करने में, इसका मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी, वृत्तीय गति में कोई कण वृत्तीय पथ पर एक सेकंड में जितने चक्कर लगाता है, एक सेकंड में अगर वो जितने चक्कर लगाता है वो उसे कण की आवृत्ति कहेंगे। इसे हम हर्ट्ज, इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। कोणीय विस्थापन, ठीक है, एक समान वृत्तीय गति करते हुए वस्तु के त्रिज्य सदिश द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित ट्रांसफर्ड कितना कोण, उसका कोणीय विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, कितना कोण वो विस्थापित हो रहा है। कोणीय विस्थापन इज इक्वल टू विस्थापन बटे त्रिज्या, इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। कोणीय वेग क्या कहलाता है? आपकी वृत्तीय गति में किसी वस्तु की समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन, ये परिवर्तन की दर को उस वस्तु का कोणीय वेग कहेंगे। ठीक है, कितना विस्थापित हो रहा है? कोणीय विस्थापन बटे समय, इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है।